भक्ति की खिलाफत है। साफिया, जिस लेखन से समाज का जरा भी भला ना हो, मैं उस लेखन को लेखन नहीं, अपना दिमागी मैथुन मानता हूं। मैंने मजहब के लिए लिखा तो सबने पढ़ा, लेकिन जब मैंने एक आम आदमी के बारे में बयां करने की कोशिश की तो किसी ने नोटिस तक नहीं की। इसी से मैं परेशान होकर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी, मकान। सोहन, ये क्या हालत हो गई तेरी? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है भाई, पर हालात नहीं ठीक है। इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ। हुआ क्या? मेरे को सब साफ साफ बता। इन दिनों मैं और मेरा परिवार मकान की तकलीफ से गुजर रहे हैं। मेरे पास माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे, पर रहने को मकान नहीं है। और जहाँ तुम रहते थे वो मकान? वो तो बस एक मकान था जहाँ हम रहते थे, वो भी हमसे खाली करा ली गई क्योंकि उसके मालिक ने कुछ भैंसें खरीद ली थी और उसे वो भैंसें वहां रखनी थी। अरे लेकिन वो जगह तो भैंसों के रहने लायक है ही नहीं, वहां तो उसकी बेचारी भैंसें ही बीमार हो जाएंगी। भाई मेरे, भैंसों से ज्यादा मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। तुम्हारे किसी जान पहचान वाले के पास कोई मामूली सा मकान हो तो मुझे दिला दो। मेरे माँ, बाप, बीवी, बच्चे तुम्हें बहुत दुआएं देंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पर ये बताओ अभी तुम लोग कहाँ रहते हो? अभी तो हम लोग कहीं नहीं रहते। मैंने घर के सभी मेंबरान को कह दिया है कि अब आप लोग अपने अपने रहने का बंदोबस्त कर लें। बस तब से हम लोग सड़कों पर चल रहे हैं। भूख लगती है तो किसी ठेले से भजिया लेकर खा लेते हैं, और प्यास लगती है तो किसी नल से पानी पी लेते हैं, और थक जाते हैं तो किसी झाड़ के नीचे सुस्ता लेते हैं, और सुबह उठकर फिर चलने लगते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर चलने लगते हैं। शाबाश! इसी तरह चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते चलते फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। मंटो, मुल्क में इतनी बेरोजगारी क्यों है? एजुकेशन की कमी है, तालीम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। इसी प्रॉब्लम को लेकर मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, लेकिन किसी ने तवज्जो ही नहीं दिया। अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। हाँ हाँ बोलो। अरे यार तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया, तुम उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? स्कूल? अरे स्कूल जाकर वे कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? अरे माना कलेक्टर नहीं बन जाए, कम से कम अंगूठा छाप भी तो नहीं रहेगा। देख भाई रहीम, हमारे खानदान में बच्चों को पढ़ाने का रिवाज है ही नहीं। मेरा बाप, चाचा और दादा कभी कोई स्कूल नहीं गया, और मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। पागल मत बन। अरे यार तू क्या चाहता है, तेरे बाप दादा ने जैसे मजदूरी करी वैसे तेरा बेटा मजदूरी करे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अरे तो फिर स्कूल भेजना। अरे स्कूल भेजने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि अपने बच्चे को पढ़ा सकूं, और आजकल पढ़ाई भी तो कितनी महंगी हो गई है। अरे यार तू कौन कहता है तू महंगे स्कूल में भेज, सस्ते स्कूल भी तो है। मेरी इतनी भी हैसियत नहीं। अरे यार तो तू ऐसा कर, सरकारी स्कूल में भेज, वहाँ तेरा एक पैसा भी नहीं पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो? दोस्त होकर दुश्मन जैसी बात बोल रहे हो। मैंने ऐसी क्या बात बोल दी? बोलते हो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल पढ़ाओ। सरकारी स्कूल पढ़ाई का क्या हाल है जानते हो? सरकारी स्कूल पढ़ाकर मेरे को अपने बेटे का भविष्य खराब नहीं करना। अरे क्या बात कर रहे हो? तभी आप अपनी बेटियों की तालीम पर इतना ध्यान दे रहे हैं। हाँ साफिया, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। अरे मेरी नुज़हात जान को क्या हो गया? उल्मी में चोट लग गई। अरे उल्मी में चोट लग गई। हो। लेकिन कैसी लगी और कब लगी? उस दिन। किस दिन? उस दिन जिस दिन पानी गिरस रहा था। उस दिन जिस दिन पानी गिरस रहा था। हाँ।
ओहो लेकिन मेरी बिटिया को तो आज याद आया ना। ऐसी बिटिया। अच्छा अच्छा, हम तुम्हें फिर से फू दे देते हैं और फिर तुम खेलने चली जाओ। अब ठीक है। हाँ जाओ जाओ जाओ। कितने गलत सलत अल्फाज बोलती है और आप इसे टोकते भी नहीं। यही तो उसके बचपन की मुस्कुराहट है। कल वो बड़ी हो जाएगी और अपने साफ जबान से बात करने लगेगी और तब तुम इसी मुस्कुराहट के लिए तरसोगी और उसके बचपन की छोटी छोटी बातों को मन ही मन सोचकर बहुत बहुत मुस्कुराओगी। मंटू, लेकिन हमें इस बात पर गौर करना होगा कि पढ़ने के बाद रोजगार मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मुहैया कराए। साफिया, मैं तुम्हारी बात से एकदम सहमत हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तुमको कैसे समझाऊं कि ये सरकार काम कैसे करती है, कैसे कैसे लोग सरकार चलाते हैं, किस किस तरह लोग इस सरकार में है। इन्हीं मसलों से परेशान होकर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी जिसका उन्माद था जरूरत है। सुनो सुनो, हर खासवान सुनो, ये शाही फरमान सुनो, सब अपने नाम सुनो। हर बड़ा छोटा, खरा खोटा, लंगड़ा काना, नाती नाना, मियाँ बीबी, भैया दीदी, सब मिलकर के आओ। ये बात समाज फरमाओ। सरकार ने लोकल लोगों की फिक्र करते हुए कुछ वैकेंसियां निकाली है। फिर ना कहना सभी पोस्टें भर गई और हमें पता ही ना चला। और बस्ती के लोगों पे सरकार मेहरबान हुई। नौजवानों, ये अफसर हाथ से ना जाने दो। पोस्ट सुपरवाइजर, पद 50, वेतन 800 रुपए महीना। 10वीं पास हर व्यक्ति आवेदन कर सकता है। 10वीं पास के साथ साथ उसे 2 साल बकरियां चराने का भी अनुभव हो। कम से कम 2 फिल्मों में काम कर चुका हो और तनी हुई रस्सी पे चल सकता हो। सारंगी बजा सकता हो। काट के टुकड़े चबा सकता हो। उसकी एक आंख खराब हो। कान से वो बहरा हो। कर 3 फुट 7 इंच से ज्यादा न हो। सुनो सुनो सुनो, बस्ती के हर खासवान सुनो। सुन तो, अरे सुन ना। बोल ना। आज बड़ा मेकअप कर रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहा है? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मंटो के चिंतन पे न तालियां न गालियां, न ई न ओ, न चे न पो। मैं ये सोच रही थी, वो जो कहानी तुमने सुनाई मकान वाली, और जो कहानी तुमने दिखाई शिक्षा वाली, उसमें ऐसा तो कुछ था ही नहीं जिससे किसी को नाराजगी हो। फिर इन लोगों ने मंटो को पागल क्यों कहा? दरअसल लोग परेशान थे मंटो की बेबाकियों के कारण। एक बार तो मंटो महाशय को एक किताब के विमोचन समारोह में बुलवाया गया। अच्छा? लेकिन पुस्तक का विमोचन कोई नेताजी कर रहे थे। ये देखकर मंटो महाशय बिगड़ गए और बड़ी सख्ती के साथ बोले, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि किसी नई नवेली किताब की नत किसी नेता से उतरवाई जाए। अरे किताब का विमोचन किसी बुजुर्ग राइटर से करवाना था और इन टोपी वालों को तो किताबों से दूर ही रखना चाहिए। सुना है ऐसा ही कोई किस्सा श्रद्धांजलि सभा में भी हुआ था? हाँ हाँ, वहां भी कुछ ऐसा ही हो गया था। क्या था ये पूरा मसला? दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जिन सज्जन की श्रद्धांजलि सभा थी वो कुछ ज्यादा ही खराबियों में शामिल थे। पर एक जनाब उनके गुणगान गाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे। ये देखकर मंटो मियां बिगड़ गए और बड़े सख्त लहजे में बोले। क्या बोले? उन्होंने कहा कि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं
कि किसी श्रद्धांजलि को पहले किसी लॉन्ड्री में बेच के धुलवाया जाए। तुम्हें तो मंटो को पढ़कर मजा ही आ गया होगा। मजा आ गया? अरे मंटो के शब्द कांच की किरच जैसे होते हैं जो अंदर तक घायल कर जाते हैं। तुम्हें मंटो के लिखे का आनंद लेना है क्या? हाँ हाँ, लेना है ना। तो चलो फिर एक बार फिर से लिए चलते हैं मंटो और साफिया के पास, लॉरेंस पार्क, और सुनते हैं। साफिया, ये जरूरी नहीं कि उम्र ज्यादा हो जाए तो मस्ती कम हो जाती है। कभी अपने वो मोहल्ले में जो पीछे रोशन लाल जी रहते हैं ना, उनको देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। जिनकी सफेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर है। हाँ हाँ, वही। अरे औरतों के मामले में उनकी नीयत बहुत बुरी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो उन्हें आज तक किसी भी औरत से बात करते तक नहीं देखा है। किसी भी औरत के नजदीक तो वो खड़े तक नहीं होते हैं, और आप कह रहे हैं कि औरतों के मामले में उनकी नीयत खराब है। यही तो ऐसे लोगों की कला है। अरे ये औरत के नजदीक नहीं जाते हैं, लेकिन दूर से देख देख कर उनको चबा डालते हैं। अरे किसी महफिल में औरत के बगल में खड़े तक नहीं होते, लेकिन हर जाने वाली औरत को उनकी निगाहें दरवाजे तक छोड़ के आती है। अरे ये हुस्न के ऐसे नॉन वेजिटेरियन है कि चबाई हुई हड्डियों को भी चूस लेते हैं। साफिया, जो औरतें बिकती नहीं है ना, उनको भी ये मन ही मन खरीद लेते हैं। अगर औरत की इतनी ही जरूरत है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे बाबा, दो शादियां की थी, क्या बताएं। पहली वाली उनकी अल्लाह को प्यारी हो गई, और दूसरी वाली उनके ड्राइवर को प्यारी हो गई। मंटो साहब, 2 शादियां कामयाब नहीं हुई, पर तीसरी हो भी सकती है। उन्हें एक कोशिश और करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। औरत तो इनके नसीब में है ही नहीं। अरे औरतों के मामले में नसीब इतना खोटा है कि ताश भी खेलते हैं तो कभी बेगम नहीं आती। आदमी बहुत परेशान, क्या करे। आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए, उनकी तमन्नाएं जो है ना, हमेशा जवान रहती है। लेकिन गैर औरतों को यूं घूरना अच्छी बात नहीं है। अब रहने भी दो यार। अब ये आदमी की नजर को औरत के दीदार से कभी महरूम नहीं होने देना चाहिए साफिया जी, वरना चिड़चिड़ा हो जाएगा। उनके रिश्ते की बात चलाई जा सकती है। अब पता तो करिए उन्हें कैसी औरत पसंद है। कैसी? कैसी का मतलब क्या? अरे उनको तो ऐसी वैसी कोई भी औरत चल जाएगी। अभी मिले थे मुझे पिछले दिनों, कह रहे थे मंटो साहब, औरत की कोई जात नहीं होती है और ना ही कोई क्वालिफिकेशन। औरत की तो सिर्फ जवानी होती है। उनको तो ये भी नहीं मालूम औरत कैसी कैसे तरह की होती है। अच्छा, आपको बहुत जानकारी है औरतों के बारे में? हाँ, मुझे तो भाई बहुत जानकारी है औरतों के बारे में, कि औरतें किस किस तरह की होती हैं। तो अब बराए मेहरबानी अपनी इस जानकारी को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनिएगा हमारी बेगम साहब की फरमाइश कि औरतें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, कुछ औरतें जले हुए कागज की तरह होती हैं, तो कुछ औरतें लिखे हुए कागज की तरह होती हैं। कुछ औरतें बोलती बहुत है, लेकिन उनका जिस्म बहुत शांत रहता है। कुछ औरतें चुप रहती हैं, लेकिन उनका जिस्म बहुत शोर मचाता है। कुछ औरतों के साथ तो जिंदगी ऐसा लगता है जैसे सुइयों का बिस्तर हो गया है, लेकिन कुछ औरतों के साथ तो ऐसा एहसास होता है मानो धूप में चलते चलते उनको एक ठंडी छांव मिल गई हो। ये सब ठीक है, आप ऐसा ही लिखा करो, बस उन गंदी औरतों के बारे में कुछ ना लिखा करो। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते हैं मंटो गंदे अफसाने लिखता है। अगर मेरे अफसाने गंदे हैं तो कभी किसी ने ये ख्याल किया कि वो अफसाने गंदे क्यों? साफिया, वो गंदे इसलिए हैं क्योंकि वो गंदे वक्त पे लिखे गए अफसाने हैं। मेरी कहानी की हीरोइन विमला जिस्म बेचती है तो लोगों ने हाय तौबा मचा दी, पर हकीकत
हकीकत तो यह है कि भूख से न जाने कितनी विमलाए जिस्म बेचने के लिए बाजार में बैठी है, उसकी किसी को परवाह नहीं। मंटू, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी भी औरतें हैं जो अपना जिस्म बेचती हैं। हाँ, समाज में ऐसी भी औरतें हैं जो अपना जिस्म बेचती हैं। ये तो बहुत गंदा काम है। हाँ, गंदा काम है, तभी तो ऐसी औरतों की थू-थू होती है। लेकिन समाज में ऐसे मर्द भी तो हैं जो कि इससे भी ज्यादा घिनौने काम करते हैं। लेकिन देखिए, समाज में उन सबकी जय जयकार हो रही है। छी। आखिर ये औरतें अपना जिस्म बेचती ही क्यों हैं? मुझे पता था औरतों के मुतालिक सब यही सवाल करेंगे कि औरतें अपना जिस्म क्यों बेचती हैं। लेकिन कभी किसी ने यह सवाल किया कि मर्द ये जिस्म खरीदता क्यों है? साफिया जी, यही तो बाजार का उसूल है कि यहाँ वही माल बिकता है जिसके खरीदार मौजूद हो। देखिए भाई मंटो साहब, आपके जो भी तर्क हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि औरत का जिस्म बेचना एक गैर कानूनी काम है। साफिया, मैं तुम्हारी बात से 100% सहमत हूँ कि एक प्लॉट एक से ज्यादा लोगों में नहीं बिकना चाहिए। मंटो! मंटो, तुम्हारे बारे में लोग बिल्कुल सच कहते हैं। क्या सच कहते हैं? आज मैंने भी महसूस किया है। क्या महसूस किया, बताओगी भी? बहुत चालाकी से बात खत्म करते हो। तभी तो लोग कहते हैं कि मंटो की कहानी मिस्री की डली जैसे लगती रहती है। तभी वो एक मिसरा ऐसा लिख देता है, लगता है मानो काली मिर्च दबा दी हो। ऐसे वक्त किस्मत चुकाई की बात याद आ जाती है। अक्सर आपा कहती थी, उर्दू अदब में दो बातें बड़ी अच्छी हुई हैं। एक ये कि मंटो शायर नहीं हुआ और दूसरी ये कि गालिब अफसाना निगार नहीं हुए। ये तो बस वही हुए जो इन्हें होना था। इस्मत, मैं यहाँ पाकिस्तान में, इस्मत हिंदुस्तान में, नूरजहां पाकिस्तान में, लता मंगेशकर हिंदुस्तान में, शेख मुख्तार पाकिस्तान में, श्याम और अशोक कुमार हिंदुस्तान में। साफिया, ये बंटवारा एकदम गलत तरीके से हुआ है। जमीन का बंटवारा तो किया जा सकता है, लेकिन कला, साहित्य, यादें, रिश्ते, मोहब्बतें, इनको तो नहीं बांटा जा सकता है ना। जब इनको नहीं बांटा जा सकता है तो फिर इस जमीन का बंटवारा क्यों हुआ? मंटो, तुम जैसा सोचते हो उसको वैसा लिखते हो। ये पढ़कर तो लोगों के जुबान पर सवाल आ ही जाएगा कि मंटो इतनी अच्छी अच्छी कहानियां कैसे लिख लेता है। ये राज मेरे को तो बता दो। बहुत चालाक हो, किसी को भी सर में चढ़ाने में एक्सपर्ट है आप। चलिए, आज आपको मैं राज की बात बता ही देता हूँ, लेकिन एक शर्त है साफिया जी, कि किसी को कहिएगा नहीं। सच तो ये है कि मैं कहानी नहीं लिखता, कहानी मुझे लिखती है। अक्सर कहानी मेरे दिमाग से मेरे पॉकेट में ही होती है, फिर वो दिमाग में कभी जाती ही नहीं है। फिर दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है कि कैसे और क्यों अपने जेब से उस कहानी को चुरा लूं, और बड़ी सफाई से ही मैं उस कहानी को जेब से निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता है। साफिया, सच तो कहूं कि मैं एक जेब कतरा हूं। मंटो, मंटो, इधर आओ, चुपचाप इस कुर्सी पर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। साफिया, ऐसे देखकर तुम क्या सोच
सोच रही हो? यही कि तुमसे अच्छा इस जहां में कोई और नहीं है मंटो। तुम अगर शराब छोड़ दो। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं। शराब छोड़ने की कोशिश मैं आज से ही करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर इस जमाने से कहना चाहूंगा कि अगर शराब मुझे मारने आएगी ना, तो मुझे मेरी कलम जरूर बचा लेगी। दोनों में खूब कुत्ता हो। शराब सादत हसन को तो मार डालेगी, लेकिन कलम की बदौलत हमेशा हमेशा ये मंटो जिंदा रहेगा। आने वाली नस्लों देख लेना। अल्लाह के लिए आपको मेरी उम्र लग जाए। नहीं साफिया, नहीं, ऐसा मत बोलो। तुमको तो अभी जिंदा रहना है। मेरा एक बहुत जरूरी काम है तुम्हारे पास। कैसा काम? मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर एक तख्ती लगा देना और उस पर यह लिखवा देना कि दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार आज इस कब्र में सो रहा है। खुदा से भी बड़ा कहानीकार। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। मौत कब्र और कब्रिस्तान, मुझे लगता। साफिया, आपने कब्रिस्तान बोला और मुझे मेरी कहानी तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान याद आ गई। यकीन मानिए साफिया कि मेरी आज की ये लिखी कहानी 100 साल बाद भी ऐसी लगेगी जैसे मैंने आज ही लिखी है, बल्कि वो तब और प्रभावशाली हो जाएगी। ऐसा क्या लिखा है आपने कब्रिस्तान? कब्रिस्तान में मैंने एक बाजार को रचा है, इंसानी सोच का डरावना लेकिन सच्चा चेहरा उस कहानी में मैंने पिरोया है। साफिया, मेरी आंखों में मेरी कहानी तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान दिखाई दे रही है। कल्पना के इस रंगमंच में इस कहानी के सारे किरदार नजर आ रहे हैं। देखो ना, वो किरदार देखो नजर आ रहे हैं। वो किरदार नजर आ रहे हैं। तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान, तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान, तरक्की याफ्ता